4 देवरानियों के आने से पहले रसोई और बाद में। अरे ये समय यहाँ क्यों आई है? ताई जी और चाची जी उन्हें देखकर गुस्सा करेंगी। मुझे बाहर जाना चाहिए इससे पहले कि बात बढ़ जाए। माधुरी हाथ में चाय की ट्रे लिए बाहर जाने लगती है। तभी वृंदा और कावेरी की नजर राम दुलारी पर पड़ती है। वो दोनों तुरंत दरवाजे की ओर लपकती हैं और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। तुम यहाँ फिर से क्यों आई हो? तुम्हारा क्या काम है यहाँ? हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी का माहौल है और तुम यहाँ रंग में भंग डालने आ गई। नहीं वृंदा, मैं तो बस बधाई देने आई हूँ। आखिर इतनी बड़ी खुशी की खबर जो मिली है तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं बस एक छोटा सा शगुन लाई हूँ। हमें तुम्हारी बधाई की जरूरत ही नहीं है। निकल जाओ, अब भी इस घर से तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ मैं। तुम जैसी दोस्त और तुम जैसी औरत से तो नफरत हो गई है मुझे। पर कावेरी, हम तो बचपन के दोस्त थे। मैं बस माधुरी से एक बार मिलना चाहती हूँ, फिर चली जाऊंगी। माधुरी का नाम भी मत लो, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना मैं धक्के देकर निकलवा दूंगी। इतने सारे मेहमानों के बीच तमाशा मत बनाओ, जाओ यहाँ से। राम दुलारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माधुरी किचन की चौखट से यह सब देख रही हैं। उसके हाथ कांप रहे हैं लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही हैं। ठीक है, मैं जा रही हूँ, बस माधुरी का ख्याल रखना। खुश रहे ये घर, यही मेरी दुआ है। वो चुपचाप मुड़कर चली जाती हैं। मुझे माफ कर देना, इस घर की दीवारों ने मेरी आवाज छीन ली है। मैं चाहकर भी आपके हक में नहीं बोल सकती। आखिर कौन है ये औरत और ये शादी के इस सजे धजे घर में क्यों आई थी और अचानक माधुरी इनको देखकर घबरा क्यों गई? क्या बात छुपी है और माधुरी का ख्याल रखने को इस औरत ने क्यों बोला? चलिए जानते हैं। माधुरी, अरे ओ माधुरी, मेरी बिना चीनी वाली चाय बन गई क्या? आधा घंटा हो गया है मुझे आवाज देते हुए, अभी तक प्याली मेरे हाथ में नहीं आई है। जी मम्मी जी, बस ला रही हूँ। चीनी वाली चाय छान ली है, आपकी बिना चीनी वाली चाय कप में निकाल रही हूँ, बस आप 2 मिनट रुकिए। माधुरी, मेरे कमरे में थोड़ा गर्म पानी भिजवा देना, नहाने के लिए गीजर में कुछ दिक्कत लग रही है। जी चाची जी, बस आई। भाभी, मेरी गुलाबी चुन्नी अभी तक प्रेस क्यों नहीं हुई है? मुझे अभी कॉलेज फंक्शन के लिए देर हो रही है। पायल, रात को शादी की तैयारियों में समय ही नहीं मिला। तुम बस चाय पी लो, मैं 5 मिनट में इसे प्रेस करके तुम्हारे कमरे में पहुंचा देती हूँ। भाभी, मेरा टिफिन तैयार है क्या? भाभी, मेरी सफेद शर्ट का ऊपर वाला बटन कल टूट गया था, क्या आपने उसे टांग दिया? कार्तिक, बटन लग गया है, अलमारी के ऊपर खाने में रखी है। अजय, तुम्हारा टिफिन भी पैक है, बस ये सब्जियां ठंडी हो जाए तो ढक्कन लगा दूं। रसोई के दरवाजे पर अब पायल और मोहिनी आकर खड़ी हो जाती हैं। भाभी, वो मेहमानों के लिए जो स्पेशल मिठाई बनी थी वो कहाँ रखी है? और भाभी, मम्मी ये पूछ रही है कि नाश्ता डाइनिंग टेबल पर कब तक लगेगा? मोहिनी, नाश्ता बस तैयार है। पायल, मिठाई फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में रखी है, तुम बस उसे बाहर निकालो, मैं बस ये पोहा सर्व करने ही जा रही हूँ। प्रांशु रसोई में आते हुए, अरे माधुरी, रुक जाओ 1 मिनट, मैं देख रहा हूँ तुम सुबह 5 बजे से एक पैर पर खड़ी हो। पहले तुम 1 कप चाय पी लो, फिर काम करना। अभी नहीं प्रांशु जी, पहले सबका काम कर लूं। अगर मैं रुक गई तो बाहर सबका पहरा चढ़ जाएगा। आप जाइए, मैं थोड़ी देर में पी लूंगी। माधुरी, कहाँ रह गई? क्या चाय बनाने के लिए चीनी लेने खेत में गई है? जल्दी बाहर आ, मेहमान दरवाजे पर है। एक रसोई नहीं संभाली जाती इससे। घर में एक बड़ा परिवार रहता है। अरुण और वरुण 2 भाई हैं जिनकी पत्नियां वृंदा और कावेरी हैं। घर में शादी जैसा माहौल है, सजावट हर तरफ दिख रही है। वरुण, देखो मेहमानों की गाड़ी आ गई है, हमें बाहर जाकर स्वागत करना चाहिए। वृंदा, तुम जरा अंदर देखो कि सब ठीक है ना, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ भाई साहब, मैं बाहर ही जा रहा हूँ, पर घर के बच्चे कहाँ हैं? हर्ष और जय को कहिए कि बारात निकलने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जल्दी तैयार हो जाए। रागिनी, देख ये वाला फिल्टर कितना अच्छा लग रहा है। मम्मी लोग तो अपनी बातों में बिजी हैं, हमें तो बस इस शादी के माहौल को एंजॉय करना है। बिल्कुल मोहिनी, हमें मेहमानों से क्या लेना देना, वैसे भी भाभी है ना संभालने के लिए, रसोई उन्हीं के नाम तो है। मेहमानों का आना शुरू हो गया है। प्रांशु लिविंग रूम में एक कोने में बैठकर अपने लैपटॉप पर बिजी है और प्रोफेशनल कॉल्स ले रहा है। हाँ साहब, मीटिंग का डेटा तैयार है। हाँ, मैं बस प्रेजेंटेशन चेक कर रहा हूँ। घर में शादी है, थोड़ा शोर है, पर मैं काम मैनेज कर लूंगा। जी बिल्कुल। दूसरी तरफ हर्ष और जय बारात की तैयारियों के बीच अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं।
अरे जय देख भाई, आज हमारी बारात जा रही है, बहुत एक्साइटमेंट है, सब दोस्त आ गए हैं, बस नाचने की कसर बाकी है। मम्मी ने कहा है कि शाम तक सब रेडी होना चाहिए। अरे हाँ भाई, कपड़े भी एकदम फिट आए हैं। पापा कह रहे थे कि मेहमानों का स्वागत बहुत अच्छे से करना है। अरे माधुरी, मेहमानों के लिए चाय भेजिए जल्दी, और चाचा जी को शुगर फ्री वाली देना। मिठाइयाँ भी बाहर टेबल पर लगवा दो, बारात निकलने वाली है। जी चाचा जी, बस ट्रे लेकर आ रही हूँ। मिठाइयों के डिब्बे भी खुल गए हैं। प्रांशु जी, क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद करेंगे ट्रे उठाने में? प्रांशु अपना ऑफिस का काम कर रहा है, माधुरी तुम खुद करो, मशीनों की तरह हाथ चलाओ। बारात निकलने का समय हो गया है। हर्ष और जय घोड़ी पर चढ़ते हैं और शादी की रस्में पूरी होने के बाद हर्षिका और वेदांशी दुल्हन बनकर घर आती हैं। आओ बेटा हर्षिका, आओ वेदांशी, गृह प्रवेश करो, आज से घर तुम्हारा है। हमने बहुत दुआएं मांगी थी कि हमें तुम जैसी ही पढ़ी लिखी और सुंदर बहुएं मिले, वरना तो खैर छोड़ो। देखो कितनी प्यारी लग रही हैं दोनों। वेदांशी देखने में ही कितनी अमीर और स्टैंडर्ड वाली लग रही है। आखिरकार बहुएं भी तो मेरी हैं। मोहिनी अपनी भाभी से अपनी सहेलियों को मिलवाते हुए, देखो ये मेरी नई भाभियां हैं, हर्षिका भाभी और वेदांशी भाभी। कितनी स्मार्ट है ना, अब तो घर में और भी मजा आ जाएगा। हाँ मोहिनी भाभी, आप लोग बहुत कूल लग रही हैं। चलिए मैं आप सबको अपने दोस्तों के साथ फोटो क्लिक करवाती हूँ, यहाँ लाइट बहुत अच्छी है। इस सब के बीच माधुरी रसोई में ही व्यस्त है। वो किचन से कभी कभी बाहर झांक कर नई बहुओं को देखती है, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं है कि वो 2 मिनट बाहर खड़ी हो सके। मामी जी, वो बड़े भैया प्रांशु भैया की तो शादी हो गई है ना, उनकी पत्नी कहाँ है? हम उनसे अभी तक नहीं मिले हैं, उन्हें भी बाहर बुला कर लाइए ना। हाँ मम्मी जी, हमें उनसे मिलना है, आखिर वो हमारी बड़ी जेठानी है। क्या वो घर पर नहीं है या वो किसी काम से बाहर गई है? मिल लेना, उससे भी मिल लेना, अब तो तुम्हें यही रहना है, और वैसे भी उससे मिलना इतना जरूरी भी नहीं है। हाँ बेटा, उसकी एक ही जगह है रसोई, और वो वहीं अच्छी लगती है। जब आएगी तो तुम मिल लेना, अभी तुम लोग आराम करो और गिफ्ट देखो। मैं यहाँ हूँ इस रसोई में, यही है मेरा घर, इस अमीर घर में मेरी यही जगह है। अरुण और वरुण दोनों भाई सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। उनके हाथ में कुछ लिफाफे और टिकट्स हैं। वो हर्षिका और वेदांशी को अपने पास बुलाते हैं। अरे बेटा हर्षिका, वेदांशी, हम तुम दोनों को एक वेडिंग गिफ्ट देना चाहते हैं। तुम लोगों के लिए हमने 6-7 दिन का एक ट्रिप प्लान किया है, तुम लोग बाहर घूम कर आओ। हाँ बेटा, जाओ और एंजॉय करो, क्योंकि अगले महीने में हमें अजय और कार्तिक की भी शादी करनी है, तो उस समय तो तुम लोग बिजी रहोगे, इसलिए अभी घूम आओ। थैंक यू सो मच पापा जी, ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज है, हम बहुत खुश हैं। पर क्या बड़ी भाभी और प्रांशु भैया नहीं चलेंगे हमारे साथ? नहीं, प्रांशु को ऑफिस में बहुत काम है और माधुरी को घर संभालना है। तुम लोग जाओ, उन्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो घर पर ही ठीक है। पर मम्मी जी, हमें अच्छा लगता है अगर सब साथ चलते। खैर आप जैसे कहें, हम पैकिंग शुरू करते हैं। हर्ष चलो, हमें तैयारी करनी है। कुछ दिन बीत जाते हैं। हर्षिका और वेदांशी और दोनों अपने अपने पतियों के साथ शिमला से वापस आते हैं। उसके बाद शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। शॉपिंग का सिलसिला पूरे जोर शोर से चल रहा है। चलो कावेरी, आज हमें अजय और कार्तिक की होने वाली पत्नियों के गहने लेने जाना है। बहुओं को भी साथ ले लो, उनकी पसंद का भी तो पता चल जाएगा। हाँ दीदी, हर्षिका और वेदांशी भी साथ चलेंगी तो शॉपिंग में मदद मिलेगी। रागिनी और मोहिनी तो पहले ही गाड़ी में जाकर बैठ गई हैं। माधुरी तुम घर देखो। जी चाची जी, रात के खाने में क्या बनाना है आप बता दीजिए, मैं सब तैयार रखूंगी। भाभी क्या आप शॉपिंग पर नहीं चलेंगी? हम सब जा रहे हैं, आप अकेले घर में बोर हो जाएंगी। मम्मी जी, भाभी को भी ले चलते हैं ना। नहीं हर्षिका, माधुरी का शॉपिंग से क्या लेना देना, उसे रसोई संभालना अच्छा लगता है, और वैसे भी इतने सारे लोग जाकर क्या ही करेंगे। माधुरी जाओ, अपना काम करो। सब लोग शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। तभी प्रांशु चुपके से रसोई के अंदर आता है। उसके हाथ में कुछ शॉपिंग पैकेट्स हैं। माधुरी देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बाहर सब बैठे थे तो मौका नहीं मिला, पर अभी सब चले गए हैं, तो ये लो, ये कुछ साड़ियां हैं, तुम शादी में पहन लेना। ये मेरे लिए लाए हैं? प्रांशु जी, इसकी क्या जरूरत है? अभी घर में वैसे ही इतनी शॉपिंग हो रही है और इतना खर्चा हो रहा है। अरे जरूरत तो नहीं थी, लेकिन अब जब घर में शादी है और सब नए कपड़े पहनेंगे तो तुम भी पहन लेना। मुझे अच्छा लगेगा जब तुम इन्हें पहन कर तैयार होगी। शुक्रिया प्रांशु जी, आपने मेरा ख्याल रखा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे तो तोहफे मिलते नहीं हैं, पर आपकी तरफ से ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। तभी वृंदा आवाज लगाती है, प्रांशु कहाँ हो तुम? गाड़ी निकल रही है, जल्दी बाहर आओ। और माधुरी, खाने की लिस्ट टेबल पर रखी है। आ रहा हूँ मम्मी। माधुरी मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना और ज्यादा थकना मत।
शादी का दिन आ जाता है। बारात जाने की तैयारी हो रही है। हर्षिका और वेदांशी के घर वाले और अन्य मेहमान घर में भरे हुए हैं। परिवार के सभी लोग मेहमानों से बहुत सम्मान और इज्जत के साथ मिल रहे हैं। अरे स्वागत है समधी जी, आइए आइए। देखिए आज हमारे घर के 2 और चिरागों की शादी है। आप लोगों के आने से रौनक बढ़ गई है। हाँ जी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। नमस्ते समधन जी। बहन जी आइए, देखिए हमारी हर्षिका और वेदांशी ने तो घर को स्वर्ग बना दिया है। हमें तो बहुत अच्छी बहुएं मिली है। माधुरी रसोई की खिड़की से यह सब देखती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रसोई के एक कोने में बैठकर रोने लगती है। हर्षिका अचानक रसोई में आते हुए, अरे भाभी, आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हैं? और आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या आज के दिन भी कोई दुख है? क्या तबीयत खराब है? नहीं नहीं, कुछ नहीं हर्षिका, वो बस क्या है ना, रसोई में काम करते करते मिर्ची मेरी आंखों में चली गई थी, इसलिए जलन हो रही थी। और कोई बात नहीं है। मिर्ची से ऐसे आंसू नहीं आते भाभी, मुझे पता है। आप कुछ छुपा रही हो। क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? आप सुबह से अकेले यहाँ जुटी हुई हैं। तभी हर्षिका वहां आ जाती है और उसे आदत है काम करने की, तुम्हें आदत नहीं है। और वैसे भी अभी तुम्हारी शादी के दिन ही कितने हुए हैं कि तुम उसकी मदद कराओगी? पर मम्मी जी, भाभी बेचारी सुबह से लगी हैं, देखिए तो सही कितनी थकी लग रही हैं। क्या मैं थोड़ा सा हाथ नहीं बटा सकती? नहीं, अभी तुम नई आई हो ना, इसलिए ज्यादा बातें मत करा करो बेटा। बाहर चलो, मेहमानों से मिलना है। तुम इस घर की बहू हो और वो उसे करने दो। चलो बाहर, ये इस रसोई के ही लायक है। अजय और कार्तिक की शादियां संपन्न होती हैं। घर के मुख्य द्वार पर फूलों की रंगोली सजी हुई है। 2 नई दुल्हनें कायरा और आयुषी गृह प्रवेश की रस्मों के लिए खड़ी हैं। वृंदा और कावेरी आरती की थाल लेकर खड़ी हैं। आओ मेरी प्यारी बहुओं, कायरा, आयुषी, आज से तुम दोनों इस घर की लक्ष्मी हो। हमारा घर अब जाकर पूरा हुआ है। देखो कावेरी, चारों बहुएं अब हमारे आंगन में हैं। बिल्कुल दीदी, आज मेरा कलेजा ठंडा हो गया। कायरा बेटा, आयुषी बेटा, अंदर आओ, संभल कर। पहले दाहिना पैर अंदर रखना, खुशियों का आगमन हो रहा है। शुक्रिया मम्मी जी, आप लोगों ने इतना अच्छा वेलकम किया, हमें बहुत अच्छा लगा। ये घर तो महल जैसा है। आयुषी देखो, यहाँ के झूमर कितने सुंदर है। सच में कायरा दीदी, मम्मी जी, हमें इस परिवार का हिस्सा बनकर गर्व महसूस हो रहा है। बस अब जल्दी से हमें सबसे मिलवा दीजिए, हम सब कुछ जानना चाहते हैं। भाभी जी, आप दोनों बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। अगली सुबह की पहली किरण के साथ घर में पहली रसोई की रस्म की तैयारी शुरू हो जाती है। कायरा और आयुषी रेशमी साड़ियों में तैयार होकर लिविंग रूम में आती हैं। हाँ बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। घबराना मत, रसोई में माधुरी है, सारा काम वो कर लेगी। बस तुम कढ़ाई में चम्मच चला देना। अच्छा, माधुरी भाभी तो हमेशा ही रसोई में रहती है ना? क्या उन्हें रसोई में रहना इतना ज्यादा पसंद है? कल से मैंने उन्हें एक भी बार बाहर बैठे हुए नहीं देखा। तभी वृंदा वहां आते हुए, सबको अच्छा लगता है और कुछ लोगों की किस्मत होती है कि वो रसोई में ही रहे और रसोई में ही खाए पिए। तो माधुरी की किस्मत में भी वही लिखा है। रसोई में रहना भला किसको अच्छा लगता होगा? मजबूरी को पसंद का नाम दे दिया गया है। कुछ कहा तुमने प्रांशु? जरा जोर से बोलो ताकि हम भी सुने। क्या तुम्हें मेरी बातों में कोई कमी नजर आ रही है? अरे नहीं माँ, मैं तो बस ये कह रहा था कि ऑफिस के लिए देर हो रही है। मैं बस नाश्ता लेने जा रहा हूँ रसोई में। खबरदार, अगर तुमने रसोई में कदम रखा, ये मर्दों का काम नहीं है। तुम यहीं बैठोगे। माधुरी तुम्हें यही नाश्ता ला कर देगी। कायरा और आयुषी जैसे ही रसोई में कदम रखती हैं, वो हैरान रह जाती हैं। माधुरी ने पहले से ही सारी तैयारियां कर रखी हैं। सब्जियां कटी हुई हैं और सूजी के हलवे के लिए सूजी भुनी हुई रखी है। अरे वाह भाभी, आपने तो सारी तैयारियां पहले ही कर ली। सूजी भी भुन गई और सब्जियां भी कट गई। हम तो आपकी मदद करने के लिए आए थे, पर आपने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। पहली रसोई में बहू खाना थोड़ी बनाती है, सिर्फ रस्म करती है। तुम बस हाथ लगा देना, बाकी मैं सब बना लूंगी। तुम बस शगुन पूरा करो। भाभी, आपको बहुत ज्यादा खाना बनाने का शौक है क्या? हर्षिका दीदी कह रही थी कि उन्होंने आपको जब भी देखा इसी गरम रसोई में काम करते हुए देखा। हाँ, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है और अलग अलग तरीके का खाना बनाकर सबको खिलाना भी मेरा शौक है। तुम लोग बस ये देखो कि चीनी ठीक है या नहीं। पर भाभी, सारा दिन यहाँ गर्मी में रहना मुश्किल नहीं होता? बाहर सब लोग गप्पे मार रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। आपका मन नहीं करता कि आप भी वहाँ बैठे? नहीं कायरा, मुझे यहाँ शांति मिलती है। तुम लोग बाहर जाओ, माँ जी बुला रही होगी। देर हुई तो वो गुस्सा करेंगी। जाओ, अपनी रस्म पूरी करो। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार बैठा है। डिशेस सज चुकी हैं। सब जानते हैं कि मेहनत माधुरी की है, पर तारीफें नई बहुओं की हो रही है। अरे वाह भाई वाह, आज तो खाने का स्वाद ही बदल गया है। आयुषी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। इतना बेहतरीन पोहा मैंने पहले कभी नहीं खाया।
अरे ये हलवा कायरा, तुमने तो कमाल कर दिया। वाकई इस घर में नई बहुओं के आने से रौनक और स्वाद दोनों बढ़ गए हैं। तुम दोनों ने हमारा दिल जीत लिया। ये सब जानते हैं कि सब्जियां मैंने काटी, मसाला मैंने भुना और पकाया भी मैंने, पर एक भी बार भी किसी ने मेरा नाम तक नहीं लिया। माँ, खाना तो माधुरी ने ही बनाया है ना। उसने पूरी रात जागकर तैयारियां की थी, यहाँ तक कि टेबल पर खाना सजाया भी उसने है। कायरा और आयशु ने तो बस। प्रांशु, तुम अपना खाना खाओ, आज बहुओं की रस्म है तो श्रेय भी तो उन्हीं को मिलेगा ना। इसमें नया क्या है, बड़ी बहू का तो फर्ज है छोटों को सिखाना। दोपहर का समय है, घर के सभी पुरुष ऑफिस जा चुके हैं। चारों नई देवरानियां हर्षिका, वेदांशी, कायरा और आयुषी हर्षिका के कमरे में बैठी हुई हैं। सबके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन है। यार, तुम लोगों ने एक बात गौर की, हमारा ससुराल इतना अमीर है, इतने बड़े बड़े बिजनेस हैं, पर इस घर में एक भी नौकर क्यों नहीं है? हाँ कायरा, मैं भी यही सोच रही थी। सारा काम अकेले माधुरी भाभी ही करती है। सुबह 4 बजे से रात के 11 बजे तक वो बस भागती रहती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ताई जी उन्हें किसी से ठीक से मिलवाती भी नहीं है। जब कल मेहमान आए थे तो उन्होंने भाभी को किचन से बाहर ही नहीं आने दिया। और हमारी अपनी सास, वो भी ताई जी की हाँ में हाँ मिलाती रहती है। मुझे तो ये सब बहुत अजीब लग रहा है। इतनी सुंदर जेठानी को सिर्फ कुक बनाकर रख दिया है। हमें क्या पता भाई, हम तो अभी नए नए आए हैं, पर जैसे जैसे दिन बीतेंगे इस घर के गहरे भेद पता चलेंगे। शाम का समय है। माधुरी किचन में अकेले बर्तनों का ढेर साफ कर रही है। पसीने से उसका पल्लू भीग चुका है। तभी हर्षिका वहां आती है और चुपचाप पास में खड़ी हो जाती है। भाभी, क्या मैं आपकी मदद करूं? इतने सारे बर्तन आप अकेले कैसे धोएंगी? आइए, मैं पानी डालती हूँ और आप साफ कीजिए। नहीं नहीं हर्षिका, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारे नए कपड़े खराब हो जाएंगे और माँ जी ने देख लिया तो वो बहुत नाराज होंगी। तुम जाओ यहाँ से। मम्मी जी क्यों नाराज होंगी? और आप तो वैसे भी बड़ी हो, हमारे होते हुए आपको काम नहीं करना चाहिए। भाभी, आप सच बताइए, क्या आपको थकावट नहीं होती? थकावट तो शरीर का हिस्सा है हर्षिका, और बड़ी नहीं इस घर में तो मैं सबसे छोटी हूँ। खैर, तुम बाहर जाओ वरना डांट पड़ जाएगी। हर्षिका भारी मन से बाहर आती है। वो देखती है कि वृंदा और कावेरी आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देख रही हैं और माधुरी के काम पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे ही रात के 11 बज रहे हैं। पूरा घर सो चुका है। चारों देवरानियां फिर से बालकनी में इकट्ठा होती हैं। कल सुबह हमें कुछ करना होगा। हम बस दर्शक बनकर नहीं रह सकते। भाभी की हालत मुझसे नहीं देखी जाती। वो बेचारी मशीन की तरह पिस रही है। पर हम कर क्या सकते हैं? मम्मी जी तो हमें किचन में कदम तक नहीं रखने देती। और यार, अब तो हम भी इस घर की बहू है तो काम तो सबका बराबर होना चाहिए। हमें प्रांशु भैया से बात करनी होगी। वो उनके पति है, उन्हें तो कुछ कहना चाहिए। उन्हें अपनी पत्नी का दुख दिखाई नहीं देता क्या? मैंने भैया को देखा है, वो बहुत परेशान रहते हैं, पर मम्मी जी के सामने उनकी जुबान नहीं खुलती। कुछ तो ऐसा है जो हमें नहीं पता। कल सुबह मैं चुपके से किचन में जाऊंगी और भाभी से बात करने की कोशिश करूंगी। हमें उनका भरोसा जीतना होगा, तभी वो हमें सच बताएंगी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही माधुरी रसोई में काम शुरू कर देती है। तभी कायरा दबे पांव अंदर आती है। माधुरी आटे की परात लेकर बैठी है। भाभी, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ नाश्ता बनवाऊंगी। मुझे पराठे बेलना बहुत अच्छा लगता है। लाइए, मैं चकला बेलन संभालती हूँ। कायरा, तुम यहाँ? अभी तो 5 भी नहीं बजे हैं। जाओ सो जाओ। अगर माँ जी ने देख लिया कि तुम रसोई में काम कर रही हो तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। आप पर गुस्सा क्यों करेंगी? मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। और वैसे भी भाभी, आप सच सच बताइए, आप इस घर में सिर्फ एक बहू है या कुछ और? मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ कायरा। ये मेरा ही काम है और ये मेरा काम है। मेरी माँ कहती है कि ससुराल की रसोई ही औरत का असली ठिकाना होता है। ठिकाना होता है, जेल नहीं भाभी। मैंने देखा है मम्मी जी आपके साथ कैसा बर्ताव करती है। क्या सिर्फ गरीबी ही इसकी वजह है? माधुरी के हाथ रुक जाते हैं। उसकी आंखों में एक पुराना दर्द उभर आता है। वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन तभी बाहर से वृंदा की आवाज गूंजती है। कायरा तुरंत एक कोने में छुप जाती है, वृंदा वहां आते हुए। माधुरी, चाय का क्या हुआ? आज क्या नींद में हो? जल्दी से चाय बनाकर बाहर लाओ और नाश्ते की तैयारी करो। जी माँ जी, बस ला रही हूँ, चाय तैयार है। तुम यहाँ से अभी निकल जाओ प्लीज। कायरा चुपचाप वहां से निकलती है, लेकिन उसके दिमाग में अब सब साफ होने लगा है। उसे समझ आ गया है कि ये मामला सिर्फ काम का नहीं बल्कि अपमान का है। दोपहर का समय है। घर के सभी मर्द ऑफिस के काम में व्यस्त हैं। प्रांशु रसोई के पास से गुजर रहा होता है। तभी हर्षिका उसे रोक लेती है। चारों देवरानियां उसे घेर लेती हैं। भैया, हमें आपसे कोई जरूरी बात करनी है। हम अब और चुप नहीं रह सकते। आप अपनी पत्नी के लिए स्टैंड क्यों नहीं लेते? क्या आपको उनका दर्द दिखाई नहीं देता?
हाँ भैया, आखिर कोई कारण तो होगा माँ, जो मम्मी जी और ताई जी भाभी से इतनी नफरत करती हैं। उन्होंने ऐसा क्या जुर्म किया है? तुम लोग नहीं जानते, ये सब बहुत उलझा हुआ है। मैं अगर कुछ बोलता हूँ तो घर में महाभारत शुरू हो जाती है। माँ अपनी जान देने की धमकी देती हैं। प्रांशु की आंखों में नमी आ जाती है और वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह सभी नाश्ते के टेबल पर बैठे हैं, तभी हर्षिका कहती है, हर्षी, जरा रसोई में मेरे लिए पानी लाना, बहुत प्यास लग रही है। अरे तुम्हारे दिमाग तो नहीं खराब है क्या? मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊंगा। तो क्या हुआ, माधुरी भाभी भी तो इस घर में सब काम करती है, और तो क्या तुम अपनी बीवी के लिए पानी नहीं ला सकते हो? ठीक है, ला रहा हूँ। यह देखकर वृंदा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, लेकिन वो कह नहीं पाती। हर्ष पानी लेकर आता है और हर्षिका को दे देता है। रात के समय प्रांशु अपने कमरे में अकेला बैठा है। वो पुरानी एल्बम निकालता है और माधुरी के साथ अपनी शादी की पुरानी तस्वीरें देखता है। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। कमरे में सन्नाटा है, बस घड़ी की टिक 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 सुनाई दे रही है। माधुरी, मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, पर मैंने तुम्हें सिर्फ आंसू और ये तपती हुई रसोई दी है। क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूं कि अपनी पत्नी का हक नहीं दिला पाया? तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती है। माधुरी दूध का गिलास लेकर अंदर आती है। वो प्रांशु को रोता देखकर घबरा जाती है और जल्दी से गिलास मेज पर रख देती है। क्या हुआ प्रांशु जी, आप रो क्यों रहे हैं? क्या ऑफिस में कोई दिक्कत हुई या मेरी किसी बात का बुरा लगा? आप इस तरह आंसू बहाएंगे तो मेरा क्या होगा? नहीं माधुरी, दिक्कत मुझ में है। मैं तुम्हें वो सम्मान नहीं दे पाया जिसकी तुम हकदार हो। ये चारों बहुएं सही कह रही हैं। मुझे अब चुप नहीं रहना चाहिए। मैं अब और ये सब नहीं देख सकता। आप उनकी बातों में मत आइए, घर का माहौल खराब हो जाएगा। मैं ठीक हूँ, मुझे काम करने की आदत है। आप बस मेरे साथ रहिए, मेरे लिए इतना ही काफी है। प्लीज कोई नया हंगामा मत कीजिए। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार नाश्ते के लिए बैठा है। माधुरी रसोई में पसीने से लथपथ होकर पराठे बना रही है। वृंदा अचानक मेज पर हाथ पटक कर चिल्लाती है, माधुरी, ये पानी का जग यहाँ लाना भूल गई है क्या? कितनी बार जगाना पड़ेगा कि टेबल पर बैठने से पहले सब चेक कर लिया करो। क्या तुम्हारा दिमाग कहीं और है? तभी प्रांशु अपनी कुर्सी छोड़ देता है और खुद रसोई की तरफ चल पड़ता है। पूरे परिवार की नजरें उस पर टिक जाती हैं। सन्नाटा छा जाता है। प्रांशु, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम क्यों रसोई की तरफ गए? वापस जाओ और अपनी जगह बैठो। ये काम उसका है, तुम्हारा नहीं। मर्दों को रसोई शोभा नहीं देती। मैं क्यों नहीं जा सकता माँ? और वैसे भी वहां माधुरी अभी काम में लगी है। एक काम को छूटकर दूसरा काम कैसे करेगी? हम सब यहाँ हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए हैं और वो अकेले पिस रही है। तुम मुझसे जुबान लड़ाओगे? उस मामूली सी लड़की के लिए अपनी माँ से बहस करोगे? याद रखो, मैंने उसे इस घर में सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से जगह दी है। मैं जुबान नहीं लड़ा रहा माँ, लेकिन अब मैं थक चुका हूँ उसे इस तरह परेशान देखकर। कब तक अपनी पत्नी को इस घर में एक नौकरानी की तरह पिसते हुए देखूंगा? अगली सुबह चारों देवरानी अपनी जेठानी को लेकर बाहर जा रही होती है कि तभी वहां वृंदा आ जाती है। इस गरीबन को लेकर कहाँ जा रही हो तुम चारों? माँ, हम भाभी को डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। इनकी ये काले गिरे और पूरी बॉडी में दर्द बताती हैं, इसलिए। सब काम चोरी के बहाने हैं, जो जहाँ ले जाना है ले जाओ। हाँ। तभी माधुरी की आंखों में आंसू भर आते हैं और पांचों घर से निकलती हैं। गाड़ी में चारों बैठी बैठी बातें कर रही होती हैं कि कुछ देर बाद गाड़ी रुकती है और माधुरी कहती है, ये तुम लोग मुझे कहाँ ले आई हो? माँ जी को पता चल गया तो बहुत बुरा लगेगा। देखा भाभी, भैया ने आज सबके सामने स्टैंड लिया। अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। और अब आगे बढ़िए और घर के अंदर चलिए। पांचों एक टूटे फूटे से गरीब घर में आती हैं तो वहीं एक बूढ़ी औरत बैठकर खाना खा रही होती है। माधुरी को देखकर उसे औरत की आंखों में आंसू भर आते हैं। मेरी बच्ची कैसी है तू? एक अरसा हो गया है तुझे देखे हुए। तू तो माँ की खबर भी नहीं लेती। क्या हाल कर दिया मेरी बेचारी बच्ची का। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको तो सब पता ही है। बस आप अपना ख्याल रखो। पर तुम लोगों को ये सब करने की क्या जरूरत थी? माँ जी अब तुम सबसे भी चिढ़ जाएगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम लोगों के रिश्तों में कड़वाहट आए। वो पहले ही मेरी माँ से इतनी नफरत करती है। उन्हें पता चलेगा कि तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो तो वो तुम्हारे साथ बहुत ही बड़ा करेगी। भाभी, हमें अपनी चिंता नहीं है, पर आपने एक बात नहीं बताई। उस दिन आप किचन में रो क्यों रही थी? सिर्फ मिर्ची की बात नहीं थी, वो सब हमें जानना है। हाँ भाभी, क्योंकि हमने जैसे तैसे करके प्रियांशु भैया से आपकी माँ के घर का एड्रेस तो ले लिया, लेकिन हम नहीं जानते कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ कि जिस वजह से आप बस उस घर की एक रसोई में कैद होकर रह गई हैं। माधुरी अपनी माँ के गले लगकर रोने लगती है कि तभी राम दुलारी कहती है, बेटियों, मैं बताती हूँ, ये तुम्हारी माधुरी तुम्हें कुछ नहीं बताएगी, क्योंकि ये ऐसी ही है।
चाहे इसके साथ कितना भी कोई गलत करे, लेकिन ये आवाज नहीं उठा सकती। तुम्हारी सास वृंदा जी और मैं बचपन की सहेलियां हैं। पहले मेरा उनके घर पर खूब आना जाना था। माँ, जब मैं कह दिया ना कि मैं माधुरी से शादी करूंगा तो बस माधुरी से ही मैं शादी करूंगा। प्रांशु बेटा, मेरी बात समझो, हमारा तुम्हारा कोई मेल नहीं है। मैं तो बस तुम्हारी माँ की बचपन की सहेली हूँ, इसलिए अपनी बेटी को लेकर यहाँ आ जाती थी। लेकिन जो तुम चाहते हो वो कभी नहीं हो सकता। अब ज्यादा शरीफ बनने की जरूरत नहीं है। पहले तो मेरे घर आकर मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया, अपनी बेटी को भी सिखा दिया कि मेरे बेटे को अपनी अदाओं से फंसा ले, और अब भोली बनने का नाटक कर रही हो। आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने प्रियांशु से शादी के लिए साफ साफ इनकार कर दिया है। देखा दीदी, मैं ना कहती थी कि तुम्हारी सहेली बस यहाँ पैसे लूटने या फ्री का खाना खाने और अपनी बेटी को ठिकाने लगाने आती है, लेकिन आपने मेरी बात कभी नहीं मानी। बस चाची जी, बस कीजिए। मैं माधुरी के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। तुम दोनों माँ बेटी ने मेरे पीठ पर खंजर भौंका है। तुम दोनों को मैं कभी माफ नहीं करूंगी, और तुझे अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। निकल जाओ, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अगले दिन मंदिर में प्रांशु और माधुरी दोनों शादी कर लेते हैं और वहां माधुरी की माँ भी साथ होती है। प्रांशु बेटा, तुमने ही ठीक नहीं किया। मैं मानती तुम माधुरी से प्यार करते हो, लेकिन अब इसकी जिंदगी आसान नहीं और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना माधुरी के साथ। आपकी बेटी का हमेशा मैं साथ दूंगा। चलिए हम चलते हैं। दोनों ने बिना किसी को बताई शादी कर ली थी, और अब जब वो घर में आते हैं तो आखिरकार तूने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा ही लिया। इस घर में तू जरूर आ गई है, लेकिन इस रसोई से ज्यादा तेरी औकात कभी नहीं होने दूंगी, ये मेरा वादा है। मेरी बच्ची की कोई गलती नहीं है। उनका बेटा प्रांशु ही मेरी बेटी को पसंद करने लगा था, और मुझे लगा था कि वो बचपन की सहेली है तो इस बात को समझेगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि अमीरी के सामने वो इतनी अंधी हो जाएगी। पांचों वहां से अपने घर आ जाती हैं, और अगले दिन शाम को प्रांशु आता है और अपनी माँ के पास आकर, माँ, अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। अब मैं जीने लायक नहीं रहा। क्या हुआ बेटा, ऐसी बातें क्यों कर रहा है? माँ, अब मुझे माधुरी छोड़कर चली जाएगी, वो मेरे साथ नहीं रहेगी। पर आखिर हुआ क्या है, ऐसे क्यों बोल रहा है? अब मुझे पता है वो मेरा साथ छोड़ देगी। माँ, मुझे कुछ दिन से कुछ परेशानी हो रही थी, तो मैं डॉक्टर से अपने सारे टेस्ट करवाए तो पता चला कि मैं कभी भी पाप नहीं बन सकता। दुख मुझे इस बात का नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि ये बात माधुरी को पता चलेगी तो मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि हर औरत का सपना होता है वो माँ बने शादी के बाद, लेकिन अगर वो सपना ही मैं उसका पूरा नहीं कर पाऊंगा तो वो मेरे साथ क्यों रहेगी। दरवाजे पर खड़ी माधुरी सारी बातें सुन लेती है और भागते हुए अंदर आती है और कहती है, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकती, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मेरे लिए पहले आप हो, बच्चा बाद में है। जब इस घर में मैंने इतने जुल्म सह लिए हैं सिर्फ आपके साथ रहने के लिए, तो क्या मैं इतनी सी बात नहीं खेल सकती? बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ आज तक क्या क्या नहीं किया। मैंने तुझसे बदला लेने के लिए तेरी पूरी नई नई शादी वाली जिंदगी रसोई में झोंक दी। मैं तुझे रसोई में एक गुलाम की तरह रखूंगी, लेकिन इतना करने के बाद भी आज भी मेरे बेटे का तू साथ नहीं छोड़ी। तू बहुत अच्छी है, मैंने तुझे हमेशा गलत समझा, मुझे माफ कर दे। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप सिर्फ मेरी सास नहीं, मेरी माँ की सहेली भी है, तो आप मेरी भी माँ हुई। बस ऐसे ही मुझसे हमेशा प्यार करना। ये सारी बातें बाहर चारों देवरानियां खड़े होकर सुन रही थी और खुश हो रही थी कि तभी वो चारों अंदर आती हैं और कहती हैं, देखा माँ जी, आपकी माधुरी बहू कितनी अच्छी है, और वो हम चारों पैसों वाली बहू से भी ज्यादा अमीर है, क्योंकि वो दिल से अमीर है। तो क्या ख्याल है माँ जी? अभी सिर्फ माधुरी भाभी ही किचन में काम करेगी क्या? अरे नहीं नहीं, तुम चारों पांचों मिलकर पूरे रसोई और इस घर को संभालना। मैं अब किसी भी मामले में नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम पांचों ही बहुत समझदार हो। पांचों बहुएं सास के गले लग जाती हैं। ऐसे ही अगले दिन, अरे बहू जल्दी करो, कितना टाइम लगाओगी? बाहर गाड़ी खड़ी है, जल्दी आओ। माँ जी, हम कहाँ जा रहे हैं और आपने माधुरी भाभी को अलग गाड़ी में क्यों बिठाया है? बस थोड़ी ही देर में सब पता चल जाएगा। गाड़ी एक नए घर के बाहर रुकती है। सभी अंदर आते हैं तो वहां आंगन में चूल्हे लगे हैं, जहां 4 देवर और प्रांशु खाना बना रहे हैं, और राम दुलारी भी वहीं बैठी हैं डाइनिंग टेबल पर। मुझे माफ करना मेरी प्यारी सहेली, मैं अमीरी के घमंड में आकर तुझे और तेरी बेटी दोनों को बहुत बेइज्जत किया, लेकिन आज मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। तो बचपन की सहेली है, इसलिए जा माफ किया।
मेरे हाथ से खाओ मादरी बहू। कैसी लगी हमारी ये देवरानी और एक जेठानी की कहानी? और आपको क्या लगता है देवरानियों ने ऐसी क्या चाल चली कि सब कुछ ठीक हो गया? ये सब पता चलेगा इस कहानी के पार्ट 2 में। कमेंट करके जरूर बताइएगा।